अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ही CS 401 फाइंड अप प्रिपरेशन वीडियो। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि फाइन टर्म में जो सिलेबस हमारा कुछ चैप्टर 7 से ऑनवर्ड 70 तक है। सो वीडियो को 2 पार्ट होंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम चैप्टर 7 से ऑनवर्ड 12 तक कवर करेंगे और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर 13 से ऑनवर्ड 70 तक कंप्लीट कर लेंगे। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 से 12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर तो आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 7, इस चैप्टर में हम 3 इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी वो सारी सिंपल इंस्ट्रक्शन थी, जैसे कि मूव की इंस्ट्रक्शन, ऐड, सब, मर्ज, एंड और नोट की सारी सिंपल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपल इंस्ट्रक्शन में और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में? सिंपल इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं, ठीक है? जबकि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं। यानी कि अगर हमारा डेटा स्मॉल है, उसको हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमारे को डेटा अगर हमारी कोई वैल्यू है तो उसको हम मेमोरी तरह स्टोर करना है, वो वैल्यू अगर 2 बाइट की है फिर 1 बाइट की है, तो उसके लिए हम सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारी वैल्यू लार्ज अमाउंट में है, यानी कि 1 या 2 बाइट की नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बाइट की है, तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? अब जैसे हमने इस इंटेल आर्किटेक्चर 8088 में हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, जैसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, देख लेंगे टोटल 31 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, हर एक का क्या-क्या फंक्शन होता है, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये पावरफुल इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है? ये जो है मेमोरी के अंदर ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं, यानी कि कोई 1 या 2 बाइट के ऊपर प्रोसेस नहीं करती। ये डाटा के ब्लॉक के ऊपर जाके प्रोसेस कर रही होती है, यानी कि मेमोरी के एक ब्लॉक के ऊपर जाके ये प्रोसेस करती हैं, मेमोरी के एक बड़े हिस्से के ऊपर जाके ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन को हम इन इंस्ट्रक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर करने के लिए, ठीक है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी के एक बड़े हिस्से के ऊपर हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉक प्रोसेसिंग या फिर हम कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है? मेन डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्मॉल डेटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं, जबकि हमारा जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर प्रोसेस करती हैं, ठीक है? सारी बात है कि अगर डेटा स्मॉल होगा, वो मेमोरी के अंदर कम स्टोरेज लेगा, और अगर डेटा हमारा लार्ज होगा तो मेमोरी के अंदर जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा स्टोरेज लेगा, ठीक है? अब इस आर्किटेक्चर में टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहली स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब है स्टोर स्ट्रिंग, लोड्स का मतलब है लोड स्ट्रिंग, सीएमपीएस का मतलब है सीएमपी का मतलब कंपेयर एज़ कम्पेयर स्ट्रिंग, स्कैस का मतलब है स्कैन स्ट्रिंग, वोक का मतलब क्या है मूव स्ट्रिंग। तो ये टोटल स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस आर्किटेक्चर में यूज़ होती हैं। ठीक है? इन द प्रिमिटिव फॉर्म द इंस्ट्रक्शंस देमसेल्व्स ऑपरेट ऑन अ सिंगल सेल ऑफ मेमोरी एट टाइम एट वन टाइम। यानी कि इन इंस्ट्रक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो ये मेमोरी के अंदर एट अ टाइम एक ही सेल के ऊपर ऑपरेट करता है, ठीक है? यानी कि अगर हमें इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है, कोई बड़ा डाटा स्टोर करना है, तो फिर हम उसको एक सेल में थोड़ी ना उसको स्टोर करेंगे, उसके लिए तो फिर हमें लार्ज स्टोरेज चाहिए होगी, ठीक है? यानी कि एक सेल नहीं चाहिएगा, हमें ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हमें ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है ना, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फिर उसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इन इंस्ट्रक्शन के साथ वो इंस्ट्रक्शन है रैप इंस्ट्रक्शन। रैप इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो इनके ऊपर लूप चलाती है, ठीक है? यानी कि रैप का मतलब है रिपीट। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हम इन इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ करते हैं, और ये जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इन इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हम लूप चलाते हैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो जब हम लूप चलाएँगे फिर ही हम ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे तो हम एट अ टाइम एक ही सेल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर लूपिंग चलाएँगे, तो लूप हम कैसे चलाएँगे? इस रैप इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है? प्रीफिक्स करेंगे, यानी कि इसको इंस्ट्रक्शन से पहले हम यूज़ करेंगे रैप को। तो जब हम यूज़ करेंगे इनके ऊपर लूप चलेगा, जैसे ही लूप चलेगा तो हमारा डाटा चाहे जितना भी बड़ा है, जितनी भी लार्ज अमाउंट में है, उसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जब स्टोर इंस्ट्रक्शन मैंने लगाई, उसके पहले हम जो है वो रैप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो हम सेटिंग इंस्ट्रक्शन से पहले ही हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? ये मैंने इंस्ट्रक्शन कौन सी लगाई है? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर स्ट्रिंग, और उससे पहले मैंने रैप लगाया, ठीक है? यानी कि इसके ऊपर जो मैंने लूप लगाने के लिए रैप की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है? तो जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर लूपिंग चल जाएगी, ठीक है?
इसको बार-बार वो एग्ज़ीक्यूट करेगा इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को। इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो लूप चलाने के बाद जब वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो रीड इंस्ट्रक्शन जो है वो हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ होती है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर इन स्ट्रिंग से पहले इस स्टेप को यूज़ किया है। इस तरह बाकी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले हम इसको यूज़ करते हैं लूप चलाने के लिए। अब यहाँ पे आपने ये भी बात याद रखनी है कि रीड इंस्ट्रक्शन जो है ये लूप नहीं होता, लेकिन ये लूप की तरह काम करता है। अगर हम लूप देखें किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो इसकी अपनी बॉडी होती है और इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। जब उसको कंपाइल करता है तो क्या करता है कि हर दफ़ा उसकी बॉडी में जितनी स्टेटमेंट आती है उसको रन करता है। यानी कि ये लूप जो होता है ये इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं एक से ज़्यादा। जबकि रीड इंस्ट्रक्शन जब भी किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ किया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ होता है एक स्टेटमेंट। इसकी अलग से स्टेटमेंट्स नहीं होती। जब इसको कंपाइल करती है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लूप चला लेता है इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअल लूप से ज़्यादा फास्टली काम करता है। तो यहाँ तक आपने कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि रिप इंस्ट्रक्शन ये एमसीक्यू उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे पहले ये कि 5 इंस्ट्रक्शन होती है मेमोरी के अंदर। ये भी बात आपने याद रखनी है कि इस इंटेल के अंदर 8088 में टोटल कितनी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है, 5 होती हैं। दूसरा ये एग्जीक्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे रिप इंस्ट्रक्शन लूप नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये लूप की तरह काम करती है, ठीक है? दिस इज़ नॉट लाइक अ लूप। अब इन तमाम सेक्शन में कॉमन चीज़ क्या है कि फर्स्टली दे ऑल वर्क ऑन अ ब्लॉक ऑफ डाटा। कि अब हमें ये तो पता है कि तमाम इंस्ट्रक्शन जो है 5 के 5 इंस्ट्रक्शन ये ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर काम करती हैं, ठीक है? डाटा के ब्लॉक के ऊपर काम करती हैं ये। तो ये जो DS:SI है, ये हमारा सोर्स एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है? जब भी हमने अ, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मूव करना होता है या एक जगह से दूसरी जगह। अब हमें पता है कि ये कोई स्मॉल डाटा तो है नहीं, एक लार्ज अमाउंट में एक बड़ा डाटा है मेमोरी के अंदर, ठीक है? तो जब भी हमें इस डाटा को मूव करना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसर को ये पता होना चाहिए कि इसका सोर्स एड्रेस क्या है और उसके डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ठीक है? तो सोर्स एड्रेस के लिए ये रजिस्टर्स यूज़ होते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए हम जो है ESDI यूज़ करते हैं, ठीक है? अब डेटा सेगमेंट क्या है कि आपको मैंने सेगमेंट का भी कंसेप्ट बताया हुआ है कि सेगमेंट क्या होता है कि आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक मेमोरी का एक चंक होता है, किसका हिस्सा होता है, ठीक है? एक चंक ऑफ मेमोरी होता है, एक मेमोरी का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बुक है तो उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो उसके सेगमेंट के तौर पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह मेमोरी में भी जो उसके हिस्से होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उसको हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? एक चंक ऑफ मेमोरी होता है कि मेमोरी का ये एक हिस्सा होता है, उसको सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये एड्रेस जो है ये सोर्स एड्रेस है और ये ESDI जो है ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। ES का मतलब है एक्स्ट्रा एड्रेस सेगमेंट और DI का मतलब है डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब ये आपको कैसे पता चला कि ये सोर्स इंडेक्स कौन सा है, डेस्टिनेशन इंडेक्स कौन सा है? यानी कि सोर्स एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है? जहाँ पे लास्ट में ऐसा ही होगा इसका मतलब है सोर्स इंडेक्स, इसका मतलब ये सोर्स एड्रेस होगा आपका। तो जहाँ पे DI होगा यानी डेस्टिनेशन एड्रेस, इसका मतलब ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ठीक है? तो जब भी मेमोरी के अंदर हम जब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो क्योंकि डेटा लार्ज अमाउंट में होता है तो वो एक जगह से अब दूसरी जगह मूव करता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाके स्टोर हो रहा होता है या फिर तो जो प्रोसेसर होता है उस पे ये पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, यानी कि इसका सोर्स एड्रेस क्या है और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ठीक है? तो सोर्स एड्रेस किस तरह बनता है, जो डेटा सेगमेंट होता है इसका एड्रेस और जो सोर्स एड्रेस होता है इसके एड्रेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमें जो एड्रेस मिलता है वो हमारा होता है सोर्स एड्रेस, ठीक है? तो इस तरह प्रोसेसर को पता चलता है कि इस एड्रेस से हमारा डेटा जो है वो आया है और इस एड्रेस में जाके स्टोर होगा, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी डेस्टिनेशन एड्रेस में भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस होता है और फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस है, ये हमारा डाटा सेगमेंट का एड्रेस है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारा डेटा आएगा वो हमारा डेटा होगा डेस्टिनेशन एड्रेस का। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये हमारे पास एग्जांपल है। ये हमारा एक सेगमेंट ये है, ये डेटा सेगमेंट है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ठीक है? ये हमारा जो है ये सोर्स होगा, सोर्स एड्रेस होगा, ये हमारा डेस्टिनेशन होगा। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें सोर्स एड्रेस की, तो क्या होगा कि सबसे पहले गो टू द डाटा सेगमेंट एंड देन गो टू द एड्रेस गिवन इन एसआई। यानी कि सबसे पहले इस डाटा सेगमेंट के अंदर जाओ, इस डाटा सेगमेंट के अंदर जो एसआई है यानी कि सोर्स इंडेक्स है, इसके अंदर जो एड्रेस है वहाँ जो वैल्यू हमारी पड़ी होगी उस वैल्यू को फिर हमने मूव करना है दूसरे सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, ठीक है? तो यानी कि
इसके अंदर जो डाटा सेगमेंट का जो एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल ये 2000 HGI इसका डाटा सेगमेंट का एड्रेस है, 0100H इसका SI का सोर्स इंडेक्स का एड्रेस है। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमें जो एड्रेस मिलता है वो हमारा सोर्स का एड्रेस होगा, ठीक है। ये देखें, ये हमारा सोर्स का एड्रेस होगा। ये इस सोर्स के एड्रेस में से वैल्यू मूव करके जाती है दूसरे सेगमेंट के अंदर। तो जहाँ से ये मूव करके जा रही होती है ये हमारा सोर्स एड्रेस होता है। जहाँ पे जाती है, जहाँ स्टोर होती है, वो हमारे डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। क्लियर हो गया? तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ जाते हैं कि डीएस एसआई सोर्स इंडेक्स एड्रेस है या डेस्टिनेशन है? तो जहाँ पे लास्ट में एसआई होगा और सोर्स इंडेक्स होगा, इसके लास्ट में डीआई होगा, वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, ठीक है। अब उन्होंने आगे वन बाय वन 5-6 इंस्ट्रक्शन जो है वो डिटेल से बताया होगा कि क्या इनका फंक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं स्टोर्स। स्टोर्स यानी कि स्टोर स्ट्रिंग। जब भी हम जो वो स्टोर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, जो भी वैल्यू होगी हमारी इन रजिस्टर के अंदर, एएक्स के अंदर, उसको वो ट्रांसफ़र करेगा इस डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर। समझ आ गई? इसी तरह एलओडीएस का मतलब क्या है? लोड स्ट्रिंग। ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है बाइट या वर्ड की वैल्यू को सोर्स लोकेशन में से, यानी कि इस सोर्स एड्रेस में से कि एएक्स रजिस्टर के अंदर। पर क्या हो रहा था कि वैल्यू रजिस्टर में से वैल्यू को डेस्टिनेशन के अंदर स्टोर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर में से वैल्यू को डेस्टिनेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो सोर्स एड्रेस में से वैल्यू लेंगे, वहाँ से वो एएक्स रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे। इसी तरह स्कैस क्या होता है? स्कैन स्कैन स्ट्रिंग क्या करता है? जो भी वैल्यू इस एएक्स या एएल के अंदर मौजूद है ना, उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा डेस्टिनेशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह मूव एस का मतलब क्या है? मूव मूव स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा अ बाइट और वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टू द डेस्टिनेशन, यानी कि जो भी वैल्यू सोर्स में पड़ी होगी उसको ट्रांसफर कर देगा, मूव कर देगा डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारी एग्जांपल थी, ये इसी के रिलेटेड एग्जांपल है। यहाँ पे मूव द स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये का कारण है, ये जो हमारी वैल्यू है इसको सोर्स, ये सोर्स हमारी एड्रेस है, इस सोर्स एड्रेस में से ये स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड को यहाँ ले जाएगा डेस्टिनेशन के अंदर। ये इस मूव एस का काम होता है, मूव स्ट्रिंग का, ठीक है। सीएमपीएस का मतलब क्या है? कंपेयर स्ट्रिंग सब्ट्रैक्ट द सोर्स लोकेशन फ्रॉम द डेस्टिनेशन लोकेशन, यानी कि ये क्या करेगा? जो भी वैल्यूज हमारी सोर्स में होगी उसको डेस्टिनेशन में से माइनस कर देगा, ठीक है। अगर ये इसमें जो वैल्यू सोर्स में है, जो वैल्यू डेस्टिनेशन में पड़ी होगी, तो सोर्स की वैल्यू को डेस्टिनेशन में से माइनस कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये इसका कंपेयर स्ट्रिंग का होता है। रिप प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर लूप चलाना है तो हम इस रिप स्ट्रक्चर को जो है वो यूज़ करेंगे। उसको पहले हम रिप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होगी ये उसको रिपीट करता रहेगा, ठीक है? उसके ऊपर लूप चला देगा। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सीएक्स टाइम का क्या मतलब है कि सीएक्स रजिस्टर है, इसका मतलब है काउंटर एक्सटेंडेड। अब काउंटर एक्सटेंडेड भी रजिस्टर सार में अपडेट होगा, ठीक है? ये जहाँ पे रिप इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा वहाँ पे सीएक्स रजिस्टर भी लाज़मी अपडेट होगा, ये हमें याद रखना है। इसका काम क्या है कि हर रिपीटिशन को काउंट करता रहेगा, ठीक है? अगर 1 रिपीटिशन हो गया तो ये 1 काउंट करेगा, 2 होंगे तो 2 काउंट करेगा। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जी, ये रिपीटिशन को काउंट करता है, ठीक है। तो जहाँ पर रिपीट इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी वहाँ पे सीएक्स रजिस्टर भी वहाँ भी यूज़ होगा। उसके बाद देखिए रिप ई एंड रिप एन ई का क्या मतलब है? रिप ई का मतलब होता है रिपीट इक्वल, रिप एन ई का मतलब होता है रिपीट नॉट इक्वल। स्पी इंस्ट्रक्शन से पहले हम इन दोनों में से एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। ये भी रिपीट इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। इससे भी रिपीट होते हैं इंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे ये है कि उन्होंने इस साथ पे थोड़ी कंडीशन बता दी हुई है कि जब तक ये फ्लैग रजिस्टर सेट नहीं होता, 1 नहीं होता, इसको जो रिपीट करो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए रिप एन ई का मतलब है रिपीट नॉट इक्वल और रिपीट एन सी का मतलब रिपीट नॉट ज़ीरो। अब ये रिपीट करता है उस इंस्ट्रक्शन को तब तक जब तक हमारा ज़ीरो फ्लैग जो है वो 1 नहीं होता, ठीक है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट इन रियलिटी आर इवेंट दैट अकर आउटसाइड द प्रोसेसर। ये ऐसे इवेंट होते हैं, इनको हम इवेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोसेसर के बाहर आकर होते हैं। अब इंटरप्ट्स का मतलब क्या होता है? रोकना या फिर कोई रुकावट डालना, ठीक है। तो जब भी इंटरप्ट्स अकर होते हैं आउटसाइड द प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के अंदर उस वक्त जो भी करंट वर्किंग उसकी हो रही होती है तो उसे टाइम रुक जाती है, ठीक है। यानी कि अब हमें पता है कि प्रोसेसर जो है वो हर वक्त अपनी कोई ना कोई जॉब परफॉर्म करना होता है, हर वक़्त वो वर्किंग के ऊपर रहता है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है। यानी कि जो भी यूज़र्स को इंस्ट्रक्शन देता है, उसे उसके अकॉर्डिंगली काम करता रहता है हर वक़्त। तो जब भी इंटरप्ट अकर होगा, वो उसी टाइम अपनी सारी वर्किंग को रोक देगा, ठीक है? तो ये इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट आर असिंक्रोनियस एंड अनप्रेडिक्टेबल। इंटरप्ट असिंक्रोनियस होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। असिंक्रोनियस का मतलब होता है कि वो बगैर बताए आते हैं, बता कर नहीं आते, ठीक है? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि उनकी कोई आने की टाइमिंग नहीं होती।
यानी कि वो जब मर्ज़ी अकर हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंक्रोनस का मतलब है कि बता के आना, ठीक है? असिंक्रोनस का मतलब है कि बगैर बताए आना। अब कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जो असिंक्रोनस और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है? जो बता के भी नहीं आते और उनकी कोई टाइमिंग भी नहीं होती आने की, वो जब मर्ज़ी अकर हो जाते हैं। लेकिन कुछ इंटरप्ट सिंक्रोनस होते हैं जो कि बता के आते हैं, प्रोसेसर को इन्फॉर्म करके आते हैं, ठीक है? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, ये डिफरेंस आपने देख लेना एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में। अब आगे देखिए, इंटरप्ट मस्ट बी एसिंक्रोनस एज दे आर जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि जो इंटरप्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड के ज़रिए जनरेट होता है, यानी कि प्रोसेसर के बाहर जनरेट होता है आउटसाइड द प्रोसेसर, वो हमेशा एसिंक्रोनस होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है? सारी बात है, जो इंटरप्ट प्रोसेसर के बाहर जनरेट होंगे तो वो उनको नहीं पता होगा कि प्रोसेसर के अंदर इस वक्त क्या वर्किंग चल रही है, तो जब भी वो अकर होते हैं, प्रोसेसर अपनी वर्किंग को उसी टाइम रोक देता है, ठीक है? तो वो एसिंक्रोनस होते हैं, बताए बगैर बताए जो वो अकर होते हैं, ठीक है? और व्हिच इज़ अनअवेयर ऑफ द हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेसर, और वो ये नहीं जानते कि प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है। जो प्रोसेसर के अंदर काम हो रहा था वो उससे अनअवेयर होते हैं, ठीक है? जो आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होते हैं इंटरप्ट, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है? आगे देखें, द 8088 प्रोसेसर डिवाइड इंटरप्ट इनटू 2 क्लासेस। अब ये जो इंटर हम पढ़ रहे हैं, इंटर 8088, ये इंटरप्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करता है। पहला इंटरप्ट है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दूसरा है हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है? यानी कि इंटरप्ट की 2 टाइप्स हैं इस इंटेल में, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होता है जो प्रोसेसर के अंदर जनरेट होता है, जो कि इनसाइड द प्रोसेसर जनरेट होता है, ठीक है? और हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होता है जो आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होता है। तो ये आपने डिफरेंस देख लेना है। और दूसरी बात ये आपने याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है? ये जब भी अकर होते हैं प्रोसेसर को इन्फॉर्म करके अकर होते हैं, ठीक है? उसको प्रोसेसर को बता के आते हैं। जबकि हार्डवेयर इंटरप्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी कोई आने की टाइमिंग नहीं होती बगैर, और ये दूसरी बात ये कि असिंक्रोनस होते हैं, बगैर बताए आते हैं, ठीक है? बता कर नहीं आते। फिर ये आपने डिफरेंस देख लेना इन दोनों में। अ, उसके बाद देखें, इसके अलावा आप पीरियड रेफरेंस भी कर सकते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की। यहाँ में लिखा हुआ है कि हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होते हैं, ठीक है? यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और माउस के ज़रिए जनरेट होते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, ये हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होते हैं। जो भी इन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उनके ज़रिए ये जनरेट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, तो अगर हमने उसको क्लोज़ करना है, तो हम कीबोर्ड के ज़रिए Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। यानी कि जो भी इंटरप्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होते हैं, वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनरेट होते हैं, जो प्रोग्राम के ज़रिए जनरेट होते हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो प्रोसेसर के अंदर जनरेट होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे देखें, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैकेनिज्म इन 8088 यूज़ वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंटेल 8088 में इंटरप्ट का मैकेनिज्म है, वो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का मतलब क्या है कि ऐसे इंटरप्ट जो वेक्टर्ड होते हैं, यानी कि उनका एक अलग से टेबल होता है, ठीक है? उस टेबल का नाम है वेक्टर टेबल, उसके अंदर सारी की सारी इंटरप्ट्स होती हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इंटेल 8088 आर्किटेक्चर में टोटल 256 इंटरप्ट्स होती हैं, जो 0 से लेकर 255 तक होते हैं, और टोटल 256 इंटरप्ट्स हैं, ठीक है? और ये सारी इंटरप्ट जो है, ये मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, वहाँ पे एक टेबल होता है, ठीक है? उस टेबल का नाम है वेक्टर टेबल, जहाँ पे ये 56 इंटरप्ट होती हैं, वो उनका एड्रेस मौजूद होता है, ठीक है? तो उस टेबल को हम वेक्टर टेबल कहते हैं। इन 256 टोटल इंटरप्ट में से कुछ इंटरप्ट ऐसी होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं, जो पहले से ही एनकोडेड होती हैं, ठीक है? यानी कि प्रोसेसर की वर्किंग के अंदर ऐसी इंटरप्ट जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन इंटरप्ट्स को पहले से ही रिजर्व किया जाता है, ठीक है? तो उनको रिजर्व्ड इंटरप्ट्स कहते हैं। तो कुछ इंटरप्ट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, और कुछ यूज़र खुद एंटर करता है उस वेक्टर टेबल के अंदर, ठीक है? कोडिंग के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंट 0 इज़ द डिवाइडेड बाय 0 इंटरप्ट।
आपने ये याद रखना है कि इंटरप्ट जो है वो हमेशा इंट से शुरू होता है और पहले इंटरप्ट जो है वो 0 से शुरू हो रहा था, ठीक है? यानी कि इंट 0 हमारा पहला इंटरप्ट होता है, फिर इंट 1 फिर इंट 2 इस तरह जो है वो 256 इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है? तो इंट आपने पहले लाज़मी लगाना होता है। उन्होंने कहा है कि इंट ज़ीरो एक ऐसा इंटरप्ट है जब भी हम कंप्यूटर के अंदर जब भी हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, तो जो इंटरप्ट अकर होता है वो इंटरप्ट ज़ीरो होता है। तो ये इंट ज़ीरो एक हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है? यानी कि जो कीबोर्ड के ज़रिए जो है हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होता है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे इंटरप्ट हैंडलर के बारे में बताया हुआ है। इंटरप्ट हैंडलर बेसिकली क्या होता है कि अब जब भी प्रोसेसर में इंटरप्ट अकर होगा तो वो उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो जब उसको उसको हैंडल करने का एक जो प्रोसेस होता है उसको हम इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं, ठीक है? यानी कि इंटरप्ट हैंडलर जो है ये इंटरप्ट को हैंडल करता है जब भी इंटरप्ट अकर होती है। अब इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन की है, यहाँ आपने यही याद करनी है। तो ये एक ऐसा इंटरप्ट हैंडलर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी कोई इंटरप्ट अकर होती है, ठीक है? और ये सीपीयू को बताता है कि हमने क्या करना है। समझ आ गई? अब इंटरप्ट हैंडलर को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म आईएसआर है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि इंटरप्ट हैंडलर को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में क्या है कि इंटरप्ट हैंडलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी कोई इंटरप्ट अकर होती है और ये सीपीयू को बताता है कि हमने क्या करना है जब भी इंटरप्ट कोई अकर होती है, ठीक है? सो यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि जो वेक्टर टेबल है इसकी लोकेशन फिक्स होती है फिजिकल मेमोरी के अंदर जो कि ज़ीरो एड्रेस से शुरू होता है। यानी कि पहला इंटरप्ट वेक्टर टेबल में 256 इंटरप्ट्स हैं और पहले इंटरप्ट का एड्रेस 0 से शुरू होगा, ठीक है? हर एंट्री जो है अब इंटरप्ट को हम एंट्री भी कहते हैं। ईच एंट्री ऑफ द टेबल इज़ 4 बाइट। हर एंट्री इस टेबल में 4 बाइट की होती है, ठीक है? जो कि कंटेनिंग द सेगमेंट एंड ऑफसेट इस 4 बाइट में 2 बाइट में सेगमेंट का एड्रेस होता है और 2 बाइट में ऑफसेट का एड्रेस होता है। द फर्स्ट 2 बाइट इन द एंट्री कंटेन द ऑफसेट। पहली 2 बाइट जो है वो ऑफसेट का एड्रेस कंटेन करती है। दूसरी 2 बाइट जो है वो सेगमेंट का एड्रेस कंटेन करती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे मैंने को ऊपर बताया कि कुछ इंटरप्ट रिजर्व्ड होती हैं और कुछ यूज़र खुद उसको एंटर करता है, ठीक है? तो इस इंटेल में 8088 में टोटल 5 इंटरप्ट्स होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं। तो 5 इंटरप्ट्स कौन-सी है? इंटरप्ट जो है हर इंटरप्ट का एड्रेस 0 से शुरू होता है, ठीक है? सो हर इंटरप्ट जो है वो 0 से शुरू होती है और उससे पहले हम इंट यूज़ करते हैं। इंट 0 जो है ये एक रिजर्व्ड इंटरप्ट है, ठीक है? पहली इंटरप्ट। अब ये इंटरप्ट कब अकर होती है जब भी हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं 2 को डिवाइड अगर हम 0 से करते हैं तो ये इंटरप्ट अकर हो चुका है, ठीक है? वो कहते हैं कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो इंटरप्ट अकर होगा ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा या हार्डवेयर इंटरप्ट होगा? ये हार्डवेयर इंटरप्ट होगा क्योंकि हमने ये हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए इसको जो है वो जनरेट किया है, ठीक है? यानी कि मैंने कीबोर्ड के ज़रिए 2 डिवाइडेड बाय 0 एंटर किया है ना, तो इसीलिए जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस के ज़रिए जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, ठीक है? तो डिवाइडेड बाय 0 जो है ये ए एक हार्डवेयर इंटरप्ट है और ये इंटरप्ट जो है इंट 0 है, ठीक है? इंट 0 क्या है? एक हार्डवेयर इंटरप्ट है जो कि डिवीजन बाय 0 जब भी हम करते हैं तो अकर होता है। इसी तरह इंट 1 ये भी एक रिज़र्व्ड इंटरप्ट है, ठीक है? इंट 2 भी रिज़र्व्ड इंटरप्ट है, इंट 3 भी इन रिज़र्व्ड इंटरप्ट है और इंट 4 भी। इंट 4 क्या है कि जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो वैल्यू है ऑपरेशन करने के बाद वो ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है? और जब भी वैल्यू ओवरफ्लो होती है तो वहाँ जो इंटरप्ट अकर होता है वो इंट 4 होता है, ठीक है? तो ये अ, टोटल 5 रिज़र्व्ड इंटरप्ट्स हैं इस इंटर में 8088 में। ये आपने इनके याद रखना है इनके नाम और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि देयर आर 5 इंटरप्ट रिजर्व्ड बाय इंटेल। इस इंटेल में टोटल 5 इंटरप्ट्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं। अब आगे देखें अगला टॉपिक है हुकिंग एंड इंटरप्ट। हुकिंग एंड इंटरप्ट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इंटरप्ट रिजर्व्ड होती हैं। इस इंटर में टोटल 5 इंटरप्ट रिजर्व्ड होती हैं और कुछ इंटरप्ट खुद यूज़र उनको एनकोड करता है, ठीक है? खुद यूज़र अपने कोडिंग के ज़रिए जो वो उनको एंटर करता है, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है कि तो हुकिंग एंड इंटरप्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को बताना कि वो आपका कोड इस्तेमाल करे, आपका कोड यूज़ करे, ठीक है? यानी कि जो आपने कोडिंग की है, आपने जो नए इंटरप्ट एंट्री किए हैं कोडिंग करते हुए तो वो कोड आपका यूज़ करे बल्कि वो कोड ना यूज़ करे जो कि पहले से रिज़र्व्ड है।
ठीक है। बायोस एंड डोस इंटरप्ट्स क्या होती हैं, इनकी भी जस्ट आपने ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यही आपने याद करनी है, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन बाई चांस आ जाए, तो आप इनकी जस्ट डेफिनेशन याद करनी है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपने एमसीक्यू से के लिए याद रखना है इनकी फुल फॉर्म। डोस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस क्या होता है, ऐसे इंटरप्ट जो आपके प्रोग्राम को कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, स्क्रीन या हार्ड ड्राइव, उनके साथ बात करने के लिए या फिर उनके साथ लिंक क्रिएट करने के लिए जो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। डोस इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो आपके प्रोग्राम को मदद करते हैं सिंपल टास्क करने के लिए, जैसे कि प्रिंटिंग करने के लिए, इनपुट लेने के लिए या फिर फाइल के साथ काम करने के लिए। रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग, हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वो बता रहे हैं कि प्रोसेसर के बाहर एक पिन होती है जिसे हम इंट पिन कहते हैं, और इसको कब भी यूज़ किया जाता है जब भी कोई हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होती है। उसके बाद नीचे उन्होंने कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस बताई हुई, कीबोर्ड, हार्ड हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और साउंड कार्ड। ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनके ज़रिए हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होते हैं। बहुत सी हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करने वाली डिवाइसेस हैं, लेकिन पिन जो है ये एक ही होती है, ठीक है। प्रोसेसर के बाहर पिन जो है ये एक ही यूज़ होती है, लेकिन हार्डवेयर डिवाइसेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि हार्डवेयर इंटरप्ट एक से ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन पिन जो है एक है। तो वो बताना है कि अगर एक से ज़्यादा हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट हो जाए तो पिन उसको जो है वो हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि वो एक साथ इन सारी इंटरप्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि इन दोनों के दरमियान फिर एक कंट्रोलर होता है, ठीक है। यानी कि पिन के और हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान एक कंट्रोलर होता है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीआईसी, ठीक है। ये ऐसा कंट्रोलर होता है कि जो कि पिन और हार्डवेयर डिवाइस के दरमियान होता है। इसका काम क्या होता है कि जब भी पिन हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होती हैं, जब भी एक से ज़्यादा एट टाइम जनरेट हो रही होती है तो वो उनको कंट्रोल करता है। फिर वन बाय वन उन सब इंटरप्ट्स को जो है वो पिन के पास भेजता है, ठीक है। यानी कि ये एक से ज़्यादा इंटरप्ट्स को होल्ड करता है, लेकिन एट अ टाइम ये पिन को एक ही इंटरप्ट भेजता है, ठीक है। अब वो आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे करता है ये सारा काम। इट हैज़ 8 इनपुट सिग्नल्स। अब ये जो पीआईसी है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ये 1 बाइट का होता है, यानी इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, 0 से 7 तक टोटल 8 बिट्स होती हैं, और हर बिट को कोई ना कोई इंटरप्ट असाइन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है, उसको हर इसकी 8 बिट में से किसी न किसी बिट को वो इंटरप्ट जनरेट की जाती है, ठीक है। टोटल 7 बिट्स है, इसका मतलब कि टोटल 7 इंटरप्ट्स ही इसको ये एट अ टाइम जो है वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर ये 16 बिट का होता तो एट अ टाइम ये 16 इंटरप्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। सो अगर 8 बिट है तो एट अ टाइम ये 8 बिट को ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा इंटरप्ट जनरेट हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इंटरप्ट्स एक वक्त पे जनरेट हुई हैं, और दोनों इंटरप्ट जो है वो इस पीआईसी के पास जाएंगे, और पीआईसी जो है वो इन दोनों इंटरप्ट को अपने 8 बिट में से 2 बिट को असाइन कर देगा, ठीक है। यानी कि एक इंटरप्ट एक बिट को असाइन कर देगा, दूसरी बिट को दूसरी इंटरप्ट असाइन कर देगा। फिर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि दोनों इंटरप्ट में से जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पिन के पास भेज देगा, ठीक है। यानी कि इसकी टोटल 8 बिट्स होती हैं, और हर एक सिंगल बिट को सिर्फ एक ही इंटरप्ट असाइन की जाती है, और उसके अलावा इन 8 इंटरप्ट्स को प्रायोरिटीज़ भी असाइन की जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटरप्ट्स को कंट्रोल करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कि किस इंटरप्ट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके 3 इंटरप्ट जनरेट हुई हैं, तीनों इंटरप्ट जो है वो इस पीआईसी के पास चली गई हैं, और इसके बाद में चेक किया है कि इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है। सो जिसकी सबसे ज़्यादा हाई होगी उसने सबसे पहले इस पिन को वो इंटरप्ट भेज देना है, ठीक है। उसके बाद पिन से वो प्रोसेसर के अंदर जाके वो उसको इंटरप्ट को प्रोसेसर कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद जिसकी लो प्रायोरिटी होगी वो उसके बाद फिर भेजी जाएगी। इसी तरह सीक्वेंस वाइज़, यानी कि जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट होता है उसको सबसे पहले भेजा जाता है पिन के पास, फिर उसके बाद ही लोअर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को भेजा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि पीआईसी के पास 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं, जिनको हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। यानी कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है
तो उसका सिग्नल यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाती है पीआईसी के पास, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के पास। तो इसकी टोटल 8 बिट का होता है, तो यानी कि इसके 8 इनपुट सिग्नल्स होंगे जो कि 0 से शुरू होते हैं और 7 तक जाते हैं। आईआरक्यू का मतलब क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से शुरू होंगे और 7 तक जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने सारा वही बताया हुआ है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे सारा कुछ वही समराइज़ किया हुआ है कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस के ज़रिए, तो सबसे पहले जाती है पीआईसी के पास, ठीक है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल के पास। और उसके बाद यानी कि जितनी भी इंटरप्ट जनरेट होंगी वो इससे प्रोग्रामेबल कंट्रोल के पास जाएँगे और इसकी बिट्स को असाइन की जाएँगे। और उसके बाद ये पीआईसी उसको उन तमाम इंटरप्ट्स को चेक करेगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। सो जिस इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, वो सबसे पहले जाएगी पिन के पास, ठीक है? इंट पिन के पास जाएगी। फिर इंट पिन से वो गुज़रता हुआ इंटरप्ट जाएगा प्रोसेसर के अंदर, और प्रोसेसर के अंदर जैसे ही वो इंटरप्ट जनरेट होगा, तो क्या होगा कि प्रोसेसर के अंदर एक इंटरप्ट हैंडलर होता है। इंटरप्ट हैंडलर एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है, वो ऑटोमैटिकली रन होता है। तो उसका काम क्या होता है? वो प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है? यानी किस तरह उस इंटरप्ट को जो है वो सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या होता है कि वो इंटरप्ट हैंडलर जो भी इंटरप्ट प्रोसेसर के अंदर आती है, वो इंटरप्ट हैंडलर सबसे पहले देखता है कि इसका एड्रेस क्या है। वो जो इंटरप्ट आई है, सबसे पहले वो जाता है वेक्टर टेबल के अंदर। हमें पता है कि वेक्टर टेबल के अंदर सारी इंटरप्ट्स जो हैं वो उनके एड्रेस मौजूद होते हैं। सो इस इंटर में 256 से इंटरप्ट्स होते हैं, और तमाम का एड्रेस जो है वो वेक्टर टेबल के अंदर होता है। वेक्टर टेबल एक स्पेसिफिक प्लेस होती है मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे तमाम इंटरप्ट्स के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। तो इंटरप्ट हैंडलर जो है वो उसका एड्रेस पहले देखता है, चेक करता है, फिर प्रोसेसर जो है वो उसको कंप्लीट करता है। फिर जैसे ही प्रोसेसर उस इंटरप्ट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद वो पिन को कहता है कि वो जो इंटरप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अब लोअर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को भेजो। यानी कि जैसे ही हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को प्रोसेसर कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद जो इंटरप्ट हैंडलर है, वो पीआईसी को कहेगा कि अगली प्रायोरिटी को भेजो, ठीक है? यानी कि वो सबसे पहले वो इसको एक सिग्नल भेजेगा, इंटरप्ट हैंडलर पीआईसी को सिग्नल भेजेगा। उस सिग्नल का हम कहते हैं एंड ऑफ इंटरप्ट, यानी कि जो हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट थी उसको एंड कर दिया, और अब अगली इंटरप्ट को भेजो जो लो प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आपने जितना याद रखना है यहाँ पे। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये याद रखना है कि आईओ पोर्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिज़िकल पोर्ट्स, ठीक है? अब फिज़िकल पोर्ट्स के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है? ऐसे पोर्ट्स होते हैं, ऐसे फिज़िकल कनेक्टर्स होते हैं, सीपीयू के पीछे होते हैं फिज़िकल कनेक्टर्स जिनके साथ हम अपनी जो है वो फिज़िकल डिवाइसेज़ जो है वो कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेज़ जो है वो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है? वो तो आप अवेयर होंगे इससे। लेकिन यहाँ पे हम उन पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम उन पोर्ट्स की बात करेंगे जो कि असेंबली लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज में हम डायरेक्टली फिजिकल पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है? जब भी असेंबली लैंग्वेज में आईओ पोर्ट्स की बात हो, तो आपने ये कंसीडर नहीं करना कि हम यहाँ फिजिकल पोर्ट्स की बात करें जो प्रोसेसर के पीछे लगे होते हैं, जो फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, बल्कि हम उन पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी, ठीक है? यानी कि हर जो फिजिकल पोर्ट होता है ना, जो कनेक्टर होता है जिसके साथ कनेक्ट की जाती है डिवाइस, उसकी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि उसको एक स्पेशल एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है? तो हम उन एड्रेसेस की बात करते हैं, हम उनके एड्रेसेस को भी आईओ पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? सो असेंबली लैंग्वेज में हम उनके एड्रेसेस को आईओ पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? हम फिजिकल आईओ पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर फिजिकल जो पोर्ट होती है, वो उनको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है? एक उनको यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जो कि जिसको सीपीयू यूज़ करता है इन एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसलिए प्रोसेसर जो है वो इन एड्रेसेस को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, जैसे माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ अगर उसने कम्युनिकेट करना है, तो वो इन एड्रेसेस को यूज़ करता है, ठीक है? तो इन एड्रेसेस को हम असेंबली लैंग्वेज में आईओ पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? आप ये चीज़ें याद करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सीपीयू जो है वो आईओ पोर्ट इस्तेमाल करता है। आईओ पोर्ट मीन्स कि उनके एड्रेसेस, ठीक है? फिजिकल पोर्ट्स नहीं, बल्कि उनके जो एड्रेसेस हैं उनको हम आईओ पोर्ट्स कहते हैं असेंबली में।
उसके बाद देयर ओनली 2 ऑपरेशन। अब वो कहते हैं कि जब भी प्रोसेसर जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है, तो सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या तो वो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है या तो वो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब ये जो आईओ पोर्ट्स होते हैं, ये 16 बिट के होते हैं। टोटल इनके 65,536 पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ये जस्ट अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जब भी हमने रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, ठीक है। यानी कि जब भी पेरिफेरल डिवाइसेस से कोई डेटा रीड या राइट करना है तो हम जो है वो इन या आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तो ये जैसे हमने दूसरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी ना, इसी तरह ये इन एंड आउट भी ऐसी असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि रीड या राइट के लिए रीड या राइट ऑपरेशन के लिए यूज़ होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। उसके बाद नीचे देखें पोर्ट नंबर्स फॉर स्पेसिफिक डिवाइसेस आर फिक्स्ड बाय द आईबीएम स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा है कि जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ये हर स्पेसिफिक डिवाइस के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि 20 और 21 जो है ये पीआईसी के लिए, प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर के लिए जो पोर्ट नंबर्स हैं वो 20 और 21 है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और 60 टू 64 तक जितने भी पोर्ट नंबर हैं ये कीबोर्ड के लिए है, ठीक है। ये कीबोर्ड के लिए फिक्स होते हैं। उसके बाद 378 पोर्ट नंबर जो है ये पैरेलल पोर्ट्स के लिए जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो मैंने अभी करवाया ये आपने एमसीक्यूज के लिए सब याद कर। अब यहाँ पर देखिए कीबोर्ड कंट्रोलर क्या होता है। ये जो मैं डेफिनेशन जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, आपने सिर्फ ये डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। ये अब कीबोर्ड कंट्रोलर की भी आपने यही डेफिनेशन करनी है। कीबोर्ड कंट्रोलर जो है एक स्मॉल चिप होती है कंप्यूटर के अंदर जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती है कीबोर्ड से, ठीक है। जब भी हम कीबोर्ड के जरिए कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो कीबोर्ड से सिग्नल्स को रिसीव करती है और सीपीयू को सेंड करती है ताकि कंप्यूटर को पता चले कि कौन सी की जो वो प्रेस की गई है, ठीक है। इंटरप्ट चेनिंग, इंटरप्ट चेनिंग की भी यही डेफिनेशन करनी है। इंटरप्ट चेनिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो एक ही इंटरप्ट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरप्ट चेनिंग का मतलब होता है कि मोर देन वन प्रोग्राम जो है वो एक ही इंटरप्ट को सेम इंटरप्ट को सब शेयर करते हैं, यानी कि एक चेन बनी होती है, ठीक है, सारे प्रोग्राम्स की। और वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसी चेन के अंदर वो वन बाय वन सिर्फ ये जो सेम इंटरप्ट एक ही इंटरप्ट होती है उसको सारे प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट है अनहुकिंग इंटरप्ट। अनहुकिंग आपको मैंने हुकिंग इंटरप्ट पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में। मैंने आपको बताया था कि इंटेल A088 में टोटल 256 इंटरप्ट होते हैं वेक्टर टेबल के अंदर, ठीक है। और उनमें से 5 इंटरप्ट रिजर्व्ड इंटरप्ट थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, और कुछ इंटरप्ट यूज़र खुद अपने कोड के ज़रिए एंटर करता है वेक्टर के अंदर, तो हम कहते हैं हुकिंग इंटरप्ट। यानी कि यूज़र जो खुद इंटरप्ट के लिए कोड एंटर करता है, जो कोड लिखता है, उसको हम हुकिंग इंटरप्ट कहते हैं। और जब उस जो वो जो यूज़र ने लिखा होता है कोड इंटरप्ट के लिए, जब उसको रिमूव किया जाता है तो उसको अनहुकिंग इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। जब उस यूज़र के लिखे हुए कोड को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद जो सी इंटरप्ट कौन से इंटरप्ट आ जाएंगे जो रिजर्व्ड होंगे, ठीक है, जो पहले से कोडेड होंगे। तो जब यूज़र के लिखे हुए कोड को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद जो यूज़ किया रहता है वो रिजर्व्ड इंटरप्ट का कोड यूज़ किया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एबल इंटरवल टाइमर क्या होता है। यहाँ पे भी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। प्रोग्राम एबल इंटरवल टाइमर एक स्मॉल चिप होती है कंप्यूटर के अंदर जो कि डिले को क्रिएट करती है सीपीयू के लिए, यानी कि एक टाइम सेट किया जाता है किसी भी काम के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल अलार्म क्लॉक की तरह काम करेंगे कि अलार्म क्लॉक में हम क्या करते हैं कि एक टाइम हम सेट कर देते हैं, ठीक है, और जब वो टाइम पूरा हो जाता है वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये भी बिल्कुल वैसी है प्रोग्राम एबल इंटरवल टाइमर, बिल्कुल अलार्म क्लॉक की तरह होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखी हुई है कि आपने एक टाइम सेट किया हुआ है कि हर 1 सेकंड के बाद आपका प्रोग्राम इंटरप्ट शो करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्राम एबल इंटरवल टाइमर। पैरेलल और सीरियल में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है। यानी कि पैरेलल में क्या होता है कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा बिट को सेंड करना, ठीक है। सीरियल में क्या होता है कि एट अ टाइम सिर्फ एक बिट को सेंड करना। ये क्या करता है कि ये फास्टर होता है सीरियल पोर्ट से। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि एट अ टाइम जो है वो एक ही बिट को सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये सीरियल पोर्ट से ज़्यादा फास्ट होता है। सारी बात है कि अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा बिट्स को अगर हम सेंड करेंगे तो वो ज़्यादा फास्टर होगा देन सीरियल पोर्ट। लास्ट चैप्टर में हमने इंटरप्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिबग कौन सी इंटरप्ट्स को यूज़ करता है,
किस तरह यूज़ करता है वो इंटरप्ट्स को, और जब वो यूज़ करता है तो डिबगर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह करता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि डिबगर जो है ये 2 तरह के इंटरप्ट यूज़ करता है, ठीक है? पहला इंटरप्ट जो है वो int1 है, जिसको हम ट्रैप फ्लैग भी कहते हैं और जिसको हम सिंगल स्टेप मोड भी कहते हैं, ठीक है? दूसरा इंटरप्ट जो यूज़ करता है वो int3 है, जिसको हम ट्रैप फ्लैग भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो पहला जो टॉपिक है उसमें हम पहले इंटरप्ट के बारे में पढ़ेंगे, int1 के बारे में, ठीक है? बाद में हम जो है वो ब्रेक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ट्रैप फ्लैग क्या होता है। ट्रैप फ्लैग, आपने फ्लैग रजिस्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है? पहले आपने देखा था कि इंटेल A088 में टोटल 14 रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें से एक फ्लैग रजिस्टर होता है, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था कि फ्लैग रजिस्टर जो होता है ये 16 बिट का होता है, जिसकी हर बिट जो है इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, और उन 16 बिट में से एक बिट जो है वो ट्रैप फ्लैग है, ठीक है? और फ्लैग रजिस्टर की हर बिट जो है वो अपडेट होती है, ठीक है? यानी कि या तो उनको सेट किया जाता है या तो उनको क्लियर किया रहता है। तो जब भी किसी फ्लैग को सेट किया जाता है तो उसकी 1 वैल्यू होती है, जब भी उसको क्लियर किया जाता है तो उसकी 0 वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये तो आपको पहले ही पता है। तो जब ट्रैप फ्लैग को सेट किया जाता है, सीपीयू एंटर करता है सिंगल स्टेप मोड, ठीक है? सिंगल स्टेप मोड का मतलब क्या है कि डिबगर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इंटरप्ट जनरेट करेगा। तो जैसे ही इंटरप्ट अकर होगी प्रोग्राम उसी वक्त एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की रुक जाएगी। अब सिंगल स्टेप मोड क्या करता है कि ये अलो करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है? यानी कि हर सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो वो इंटरप्ट अकर होगा, जैसे ही इंटरप्ट अकर होगा तो हमारा प्रोग्राम उसी वक्त पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी तरह उसके ऑपोजिट अगर हम ट्रैप फ्लैग को क्लियर करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्लियर होकर 0 हो जाएगी, तो क्या होगा कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है? यानी कि जैसे ही ट्रैप फ्लैग को हम क्लियर करेंगे तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट जनरेट नहीं होगी, ठीक है? बल्कि डिबगर जो है वो सीक्वेंस वाइज हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है? इंटरप्ट 1 जो है वो फ्लैग रजिस्टर के ज़रिए होती है। जब फ्लैग रजिस्टर को सेट किया रहता है तो सीपीयू जो है वो एंटर करता है सिंगल स्टेप मोड। सिंगल स्टेप मोड में क्या होता है कि हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो इंटरप्ट जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। जब भी इंटरप्ट अकर होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उसी वक्त रुक जाएगी और प्रोग्राम जो है वो सीपीयू उसी वक्त प्रोग्राम को पॉज कर देगा, तो कंट्रोल जो है वो यूज़र के पास चला जाएगा। तो क्या होगा कि फिर वो डिबगर वेट करता है कि यूज़र फिर दोबारा एग्जीक्यूशन की प्रेस करे। नॉर्मली यूज़र F9 या फिर F7 प्रेस करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब भी F9 फॉर एग्जांपल यूज़र जो की प्रेस करता है तो दोबारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, और वहीं से शुरू होकर जहाँ पे प्रोग्राम को पॉज किया गया था, जहाँ पे इंटरप्ट अकर हुई थी, ठीक है? तो दूसरी जो इंटरप्ट है वो है ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। अब ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट तब अकर होता है जब हम प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम के हिस्से में ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है? ब्रेकिंग पॉइंट लगाते हैं। अब ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट क्या होता है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से जहाँ तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है वहाँ पे वो जो है ब्रेकिंग पॉइंट लगा देता है, ठीक है? यानी कि किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट के ऊपर ये पॉइंट लगाया जाता है। अब जैसे ही इन डिबगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो जहाँ पे उसको ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और वहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा वहीं पर ही सीपीयू जो है वो हमारे प्रोग्राम को पॉज कर देगा। तो ये होता है ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट, ठीक है? आपने याद रखना है कि int1 में और int3 में, ठीक है, जिसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं, ये आपने डिफरेंस याद रखना है दोनों में, कि जब int1 को इंटरप्ट 1 जब डिबगर यूज़ करता है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह होती है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट जो वो जनरेट होती है। लेकिन जब इंटरप्ट 3 को डिबगर यूज़ करता है तो जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट उसको मिलता है वहीं पर ही इंटरप्ट जो वो अकर होती है। में हम मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि जब एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल किया जाता है तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही बताना जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि डिबगर 2 तरह की इंटरप्ट को यूज़ करता है। एक int1 जिसको हम सिंगल स्टेप इंटरप्ट भी कहते हैं, दूसरा int3 जिसको हम ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट भी कहते हैं।
तो यहाँ पे int1 को यूज़ करते हुए बता रहे हैं कि जब जब डिबगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो हर सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट जनरेट होती है। जैसे इंटरप्ट जनरेट होती है तो सीपीयू प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। तो जो डिबगर है वो जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया होता है उसकी स्टेट को सेव कर देता है। ठीक है, जैसे इंटरप्ट अकर होती है उसकी तमाम स्टेट को सेव कर देता है। स्टेट मीन्स उसके तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद जो डिबगर है उसके पास कंट्रोल होता है तमाम रजिस्टर की वैल्यू को यूज़ करने का। ठीक है, उसके बाद वो हमें डिस्प्ले करवाता है मेमोरी और तमाम रजिस्टर की वैल्यूज़ को। वो ये शो करवाता है कि यूज़र को कि इस वक्त मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो की का वेट करता है कि यूज़र दोबारा की प्रेस करे और दोबारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो। जैसे ही यूज़र की प्रेस करता है एग्जीक्यूशन करने के लिए दोबारा, तो वो वहीं से एग्जीक्यूशन उसकी शुरू होगी जहाँ से इंटरप्ट अकर हुआ था। ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम को जो है वो स्टॉप किया गया था। तो यहाँ वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरह एक डिबगर जो वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि किस तरह वो सबसे पहले वन बाय वन हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्ट जैसे ही अकर होता है उस इंस्ट्रक्शन की स्टेट को वो सेव करता है। ठीक है, उसके तमाम रजिस्टर की वैल्यूज़ को वो सेव करता है। फिर डिस्प्ले पे हमें मेमोरी और रजिस्टर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। फिर वो वेट करता है की का, यानी कि किस तरह वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर इसको हम कहते हैं कि डिबगर की मल्टीटास्किंग। ठीक है, कि वो एक किस तरह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है इंट वन को यूज़ करते हुए वो किस तरह मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, एक टाइम पे ये सारा काम वो कर रहा होता है, एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। समझ आ गई यहाँ तक? अब हमें पता है कि प्रोसेसर जो है वो हर वक़्त कोई ना कोई प्रोसेसिंग करता रहता है, ठीक है? कोई ना कोई करंट वर्किंग उसकी हो रही होती है। यानी कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम ए है, दूसरा बी है, ठीक है? सबसे पहले वो किस तरह एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल करता है प्रोसेसर, वो हम देखने लगे हैं कि अगर 2 प्रोग्राम एट द सेम टाइम वर्किंग के ऊपर हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वो प्रोग्राम ए को हैंडल करेगा, फिर वो प्रोग्राम बी को हैंडल करेगा, ठीक है? यानी कि एक साथ दोनों प्रोग्राम को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है? हमें तो ये लगता है ना कि वो एक साथ सारे प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो पहले एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा, फिर वो स्विचिंग करके दूसरे प्रोग्राम में जाएगा और उसको हैंडल करेगा, ठीक है? तो इस तरह जब प्रोसेसर एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल करता है, तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि इफ दिस वर्क ऑफ ब्रेकिंग एंड स्टोरिंग प्रोग्राम इज डन एट हाई स्पीड द यूजर विल फील दैट ऑल द प्रोग्राम आर रनिंग एट द सेम टाइम वेयर एक्चुअली दे आर बीइंग स्विच टू एंड फोर्थ एट हाई स्पीड। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक टाइम पे हैंडल कर रहा है तो वो तमाम प्रोग्राम को एक साथ हैंडल नहीं करता, बल्कि वो एक पहले एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, ठीक है? यानी कि पहले वो एक प्रोग्राम को हैंडल करेगा, फिर स्विचिंग करके दूसरे प्रोग्राम में जाएगा, फिर तीसरे जितने भी प्रोग्राम होंगे, उनको वन बाय वन वो हैंडल करता है। एक साथ सारे प्रोग्राम को हैंडल नहीं करता। यानी कि वो स्विच करता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। तो वो इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि यूज़र को पता नहीं चलता कि प्रोसेसर जो है वो इस तरह हर प्रोग्राम को हैंडल करता है। बल्कि यूज़र को इस तरह लग रहा होता है कि वो तमाम प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर रहा है, ठीक है? एक्चुअल में वो स्विचिंग कर रहा होता है एक प्रोग्राम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम है ए और बी, तो वो इन दोनों प्रोग्राम को वन बाय वन हैंडल करेगा, एक साथ हैंडल नहीं करेगा। वो सबसे पहले प्रोग्राम ए को हैंडल करेगा। अब जैसे ही वो स्विचिंग करके प्रोग्राम बी की तरफ जाएगा, तो क्या होगा कि प्रोग्राम ए की तमाम स्टेट को पहले सेव कर देगा, ठीक है? यानी कि जितनी भी इसकी स्टेट हैं, जितने भी इसके रजिस्टर्स की वैल्यू हैं, उन सबको सबसे पहले सेव करेगा, फिर वो स्विचिंग करके जाएगा प्रोग्राम बी के ऊपर, ठीक है? इसी तरह फिर वो प्रोग्राम बी से स्विचिंग करके जाएगा ए के ऊपर और जैसे ही वो ए में आएगा, प्रोग्राम ए में आएगा, तो वो बी की तमाम स्टेट को सेव करेगा। इसी तरह वो स्विचिंग करेगा फिर ए से बी में, बी से ए में, ठीक है? सो जितने भी प्रोग्राम होंगे वन बाय वन हर प्रोग्राम में वो स्विच करके जाएगा, तो पहले प्रोग्राम की स्टेट को वो सेव करेगा, फिर अगले प्रोग्राम को वो हैंडल करेगा। तो ये सारा काम स्विचिंग की मदद से हो रहा होता है, ठीक है? और वो स्विचिंग इतनी फ़ास्ट होती है कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, ठीक है? यानी कि एक बल्कि वो स्विचिंग प्रोसेसर कितने टाइम पे करता है, 1 सेकंड में भी नहीं करता, बल्कि मिलीसेकंड या माइक्रोसेकंड को यूज़ करते हुए स्विचिंग करता है, ठीक है? 1 सेकंड से भी छोटे सेकंड जो मिली और माइक्रोसेकंड्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए स्विचिंग करता है और इतनी फ़ास्ट उसकी स्विचिंग होती है कि यूज़र को ये लग रहा होता है कि वो सारे प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर रहा है,
ठीक है? लेकिन एक्चुअल में वो हर प्रोग्राम को अलग-अलग हैंडल कर रहा होता है। तो इस तरह प्रोसेसर जो है वो मल्टीटास्किंग करता है, ठीक है? अब उसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। लेट्स सपोज़ कि आपने एक वीडियो ऑन की हुई है, वीडियो प्ले की हुई है, उसके साथ आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर रही हैं, ठीक है? प्रोसेसर क्या करेगा कि दोनों प्रोग्राम को एट द सेम टाइम हैंडल करेगा, लेकिन एक साथ हैंडल नहीं करेगा, ठीक है? वन बाय वन उनको हैंडल करेगा। तो पहले वो क्या करेगा कि अगर आपने वीडियो प्ले की है तो वो पहले वीडियो को हैंडल करेगा। अब जैसे ही आप कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? और कैलकुलेशन के लिए आपने कीबोर्ड यूज़ करना होता है, ठीक है? तो कीबोर्ड यूज़ करते हुए जब भी कोई आप की प्रेस करोगे तो फ़ौरन जो प्रोसेसर होगा वो स्विचिंग करेगा कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है? या तो जैसे ही वो कैलकुलेटर के अंदर स्विचिंग करेगा ना, तो वीडियो को उसी टाइम स्टॉप कर देगा, उसकी तमाम स्टेट को सेव करेगा और जो आपने कैलकुलेशन के लिए की प्रेस की है, उस पे वो ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेगा, उसको हैंडल करेगा कैलकुलेटर प्रोग्राम को, ठीक है? इसी तरह प्रोसेसर जो है वो दोबारा स्विचिंग करके वीडियो के अंदर जाएगा, उसको हैंडल करेगा, तो कैलकुलेटर की तमाम स्टेट को सेव करेगा, फिर दोबारा से जब आप कोई की प्रेस करोगे, दोबारा वो प्रोसेसर आएगा कैलकुलेटर के अंदर और वीडियो की तमाम स्टेट को वो सेव करेगा, ठीक है? तो इस तरह वो वन बाय वन दोनों प्रोग्राम को हैंडल करेगा। दोनों टास्क को वो एक टाइम में इस तरह हैंडल करेगा, लेकिन एक साथ हैंडल नहीं कर रहा बल्कि वो वन बाय वन हैंडल करता है स्विचिंग के ज़रिए। लेकिन जब वीडियो को वो स्टॉप करता है ना और वो अपना स्विचिंग करता है कैलकुलेटर के ऊपर, तो वीडियो को तब पॉज़ कर देता है, रोक देता है। लेकिन यूज़र को ऐसे लगता है कि वीडियो स्टॉप नहीं हुई, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड से स्विचिंग करता है कि यूज़र को बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये टास्क जो है वो इस टाइम पॉज़ हुआ है या रुका हुआ है, ठीक है? तो हमें कंटिन्यूअली वीडियो चलती हुई नज़र आएगी। क्योंकि उनकी स्विचिंग जो है वो बहुत कम टाइम में होती है, ठीक है? बल्कि 1 सेकंड में भी नहीं, वो मिली या माइक्रो सेकंड यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से यूज़र को पता नहीं चलता कि इस वक़्त ये टास्क जो है वो पॉज़ किया गया और जो प्रोसेस ने दूसरे प्रोग्राम में स्विचिंग की है, ठीक है? तो चाहे 5 टास्क हैं या 10 टास्क हैं, तो जितने भी टास्क अगर एक ही टाइम में आपने प्रोसेसिंग के ऊपर लगाए हुए हैं, तो प्रोसेसर उसको हैंडल करता है वन बाय वन स्विचिंग के ज़रिए, ठीक है? सो एक साथ वो तमाम प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? वो स्विचिंग ही बहुत फास्टली करता है कि वो हमें लगता है कि जैसे सेम टाइम में एक ही टाइम में वो सारे प्रोग्राम को एक साथ हैंडल कर रहा था। तो ये होती है प्रोसेसर की मल्टीटास्किंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? इंटरप्ट रिक्वेस्ट ज़ीरो क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा था कि ये टाइमिंग सिस्टम के ज़रिए ये जनरेट होता है, ठीक है? अब इसका काम क्या होता है? IRQ ज़ीरो जो है ये प्रोसेसर को रिमाइंड करवाता है कि अब इसने कौन-सा टास्क को परफ़ॉर्म करना है, किस टास्क पे इसने जाना है और किस टास्क को उसने चेक करना है। यानी कि अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, तो ये IRQ ज़ीरो है, ये उसको बताता है कि अब आगे किस टास्क को जो है वो उसमें हैंडल करना है, ठीक है? अच्छा, ये जो प्रोसेस हम पढ़ने लगे हैं, ये है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, जिसको PCB भी कहते हैं हम। ये क्या होता है? द स्पेस वेयर आर रजिस्टर ऑफ अ टास्क आर स्टोर्ड इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि जब भी एक टास्क के तमाम रजिस्टरों को जिस जगह सेव किया रहता है, स्टोर किया रहता है, उसे हम कहते हैं PCB, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो सिंपल वर्डिंग में यानी कि जब प्रोसेस एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करता है, तो पहले वाले प्रोग्राम की वो तमाम स्टेट को सेव कर देता है, ठीक है? यानी तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को सेव कर देता है और मेमोरी के स्पेशल एरिया में उनको सेव करता है, ठीक है? जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल फ्लो कहते हैं, PCB जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट है आपने याद रखना है। अब यहाँ पर उन्होंने इंटरप्ट 8 के बारे में बताया हुआ है, किसका क्या काम होता है। इंटरप्ट 8 जब जनरेट होता है ना, तो इसका एक शेड्यूल होता है, यानी कि अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, तो इंट 8 तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाता है। वो क्या होता है कि जब ये स्विचिंग करता है, तो पहले वाले प्रोग्राम की तमाम स्टेट को सेव कर देता है और अगले प्रोग्राम की डेटा को लोड कर देता है प्रोसेसर के लिए, ताकि वो उस पे काम कर सके। तो यही इसी तरह प्रोसेसर अगले प्रोग्राम में स्विच करेगा, तो पहले वाले की स्टेट को सेव कर देगा और अगले वाले प्रोग्राम के डेटा को लोड कर देगा प्रोसेसर के यूज़ के लिए, ठीक है? इसी तरह जब ये इंटरप्ट जनरेट होता है, तो इसका यही शेड्यूल होता है सारा, ठीक है? इसलिए इसको शेड्यूलर भी कहते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कहते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच की और ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया PCB, ये दोनों डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और MCQs के लिए भी, ठीक है? सो ये आपने जो अच्छी तरह याद करनी है। इसमें हम वीडियो सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बायोस वीडियो सर्विसेज कौन सी होती हैं। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है
जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वीडियो के लिए, कीबोर्ड के लिए, सीरियल पोर्ट्स के लिए, पैरेलल पोर्ट्स के लिए या टाइम के लिए। लेकिन इस चैप्टर में जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो है वीडियो सर्विसेज के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे कि वीडियो सर्विसेज को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सो वीडियो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम इंटर 10 यूज़ करते हैं, इंटरप्ट 10, ठीक है। इंटरप्ट 10 क्या है? ये एक बायोस इंटरप्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये इंटरप्ट यूज़ होता है वीडियो तमाम के तमाम वीडियो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये स्क्रीन डिस्प्ले के रिलेटेड हमें बहुत से फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि करैक्टर को प्रिंट करना स्क्रीन के ऊपर, या फिर कर्सर की पोजीशन को चेंज करना, या फिर स्क्रीन को स्क्रॉल करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वीडियो सर्विसेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। 2 कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया है, एक ग्राफिक मोड सर्विसेज में और दूसरा टेक्स्ट मोड सर्विसेज में, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं कि वीडियो सर्विस को कितनी कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है, तो 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन आ सकती है कि वीडियो सर्विसेज की कैटेगरीज़ के नाम लिखें, ठीक है। सो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक ग्राफिक मोड सर्विसेज और दूसरा टेक्स्ट मोड सर्विसेज, ठीक है। ग्राफिक मोड सर्विसेज क्या होता है? यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी है कि ग्राफिक मोड क्या करता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जितने जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम पिक्सल कहते हैं, स्मॉल डॉट्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ग्राफिक मोड की सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि एक पिक्चर जो है पिक्सल से मिलके बनी होती है, ठीक है। पिक्सल क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट ऑफ पिक्चर होता है। ये पिक्चर का बहुत स्मॉल यूनिट होता है और बहुत से ये पिक्चर्स को मिला के, बहुत से डॉट्स को मिला के एक पिक्चर बनती है, ठीक है। सो ग्राफिक मोड जो है वो उन पिक्सेल्स को हैंडल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ग्राफिकल मोड। तो इसकी हम आगे जाके सर्विसेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट मोड का आपने ये याद रखना है कि ये जो है स्क्रीन को रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमें कुछ कॉमन वीडियो सर्विसेज की लिस्ट बताई हुई है कि हम किस तरह वीडियो सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम वीडियो सर्विसेज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम टेक्स्ट मोड के पढ़ेंगे, ठीक है। सो आगे जाके फिर हम ग्राफिकल मोड के पढ़ेंगे, दोनों की हम अलग-अलग सर्विसेज पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट मोड सर्विसेज कौन-कौन सी होती हैं। सो इसकी कौन-कौन सी सर्विस होती हैं? कर्सर शेप, ठीक है, इसकी सर्विस हम पढ़ेंगे। फिर हम कर्सर की पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह इसका क्या मोड होता है, और इसी तरह स्क्रॉल अप स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रॉल डाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो है ना 7 सर्विसेज उन्होंने हमें बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमने हर टेक्स्ट मोड सर्विस को किस तरह लिखना होता है, ठीक है। यानी कि उनके मोड्स किस तरह हमने लिखने होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इंटर 10 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सर्विसेज को असेस करने के लिए हम इंटरप्ट 10 यूज़ करते हैं। फिर आपने वीडियो लिखना होता है, फिर आपने लिखना होता है सेट वीडियो मोड। यानी कि यहाँ पे हमने उस टेक्स्ट मोड वीडियो सर्विस के नाम को सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने सेट लिखना है, सेट लिखने के बाद आपने उस वीडियो सर्विस का नाम लिखना है, ठीक है। वो वीडियो सर्विस कोई भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्सर शेप की सर्विस के बारे में बताया हुआ है, उसका नाम लिखा है। तो यहाँ पे एक कर्सर पोजीशन सर्विस को सेट किया गया। अब जब भी हमने किसी भी वीडियो सर्विस का टेक्स्ट मोड लिखना है, तो हर वीडियो सर्विस के सबसे पहले हमने वैल्यू सेट करनी होती है AH रजिस्टर को, ठीक है, एक्यूमुलेटर हाई को। यहाँ पे AL इक्वल है डिज़ायर्ड वीडियो मोड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे वीडियो सर्विस यूज़ होगी उसके मोड नंबर को आपने लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये 03H जो है ये 80/24 टेक्स्ट मोड का मोड नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे देखें उन्होंने कुछ वीडियो मोड्स बताए हुए हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने 3 टेक्स्ट मोड बताए हुए हैं और एक यहाँ पे ग्राफिकल मोड बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखें 40/25 टेक्स्ट मोड है जिसका मोड नंबर 0 है, और 80/25 टेक्स्ट मोड है जिसका मोड नंबर 2 है, और 80/50 टेक्स्ट मोड है जिसका मोड नंबर 3 है, ठीक है। अब ये 40/25 है क्या? 40 जो है ये कॉलम्स होते हैं और ये 25। अगर कोई 40/25 टेक्स्ट मोड है तो उस स्क्रीन के 40 कॉलम होंगे, ठीक है, और 25 उसके रोज़ होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 80 कॉलम है और 25 रोज़ है। यहाँ पे भी 80 कॉलम और 50 रोज़ है, ठीक है। अब ये तीनों वीडियो सर्विसेज हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो सर्विस है 320
320/200 ये ग्राफिकल मोड में यूज़ होती है वीडियो सर्विस। ठीक हो गया? ये 320 जो है ये कॉलम्स है, ये 200 रोज़ है। तो ये आपने याद रखना है सारे एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो ये टोटल 7 रजिस्टर्स हैं जिनको आपने डिटेल से अच्छी तरह याद करना है। लेकिन यहाँ से वो आपने याद नहीं करना, मैंने उसके लिए एक अलग टेबल बनाया हुआ है। आपने वो सारी जो सर्विसेज़ हैं टोटल 7 टेक्स्ट मोड की सर्विसेज़ हैं, वो आपने यहाँ से याद करनी है इस टेबल से। तो यहाँ पर देखें मैंने टेबल बनाया हुआ है इंटर 10H वीडियो मोड और फंक्शन का, जहाँ पर टोटल वीडियो मोड के जो है वो 7 सर्विसेज़ लिखी हुई हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कॉलम में मैंने फंक्शन का नेम लिखा हुआ है और इस कॉलम में मैंने उस उन्हीं वैल्यूज़ को उनकी वैल्यूज़ को AH रजिस्टर को सेट की हुई हैं। फिर यहाँ पे उन्हीं रजिस्टर्स के जो यूज़ हो रहे हैं इन फंक्शन में उन रजिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर उनका पर्पस लिखा हुआ है। तो ये टोटल जो है वो 7 यहाँ पे मैंने इस टेबल में सर्विसेज लिखी हुई हैं। तो ये सर्विसेज जो हैं ये वीडियो मोड की हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जो हमारी पहली सर्विस है वो है कर्सर शेप की। तो उसके AH रजिस्टर को उसकी जो वैल्यू सेट की जाएगी वो 01H है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी वैल्यू AH रजिस्टर को सेट की जाएगी वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो रजिस्टर यूज़ हो रहा है इसमें वो CH हो रहा है जिसमें हम जिसको असाइन करेंगे स्टार्ट लाइन और CL। CH का मतलब काउंटर हाई, यानी कि काउंटर एक्सपेंडेड के दोनों पार्ट हैं, ये हाई पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। ठीक है, लोअर पार्ट में को एंड लाइन असाइन की जाएगी। ठीक है, यानी कि एंड लाइन जो है वो इस रजिस्टर में सेव हो गया, स्टार्ट लाइन जो है वो इस रजिस्टर में सेव हो गई। कर्सर शेप का यहाँ पे क्या पर्पस है कि सेट करना शेप, यानी कि कर्सर के साइज़ को यहाँ पे हम सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें CH को स्टार्ट लाइन जाएगी और CL को जो है वो एंड लाइन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ज़रा कंसाइज में लिखा हुआ था कि आपको अच्छी तरह याद रहे सारा कुछ। तमाम सर्विसेज के आपने AH की वैल्यू आपने याद रखनी है, यानी कि जो वैल्यू AH को असाइन होगी वो वाली वैल्यू आपने याद रखनी है, क्योंकि हर सर्विस की वैल्यू पहले AH को असाइन होती है, फिर आपने उन रजिस्टर्स के नाम याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें याद करनी है वो आपने ये वाली AH की वैल्यूज़ आपने याद करनी है और साथ आपने रजिस्टर्स जो रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ आपने याद करनी है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आप यहाँ पे इजीली वैल्यूज़ को याद कर सकें और एमसीक्यूज़ भी यहाँ से आपको इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो पूछें कि हमें कर्सर पोजीशन जो सर्विस है उस सर्विस की जो वैल्यू AH को साइन की गई है वो कौन सी वैल्यू, तो यहाँ से आप इजीली हर वैल्यू याद कर सकते हो जो कि AH को साइन की गई है। ठीक है, सेपरेटली। और यहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर्स जो यूज़ हो रहे हैं हर सर्विस के अंदर वो भी आप अलग से आप याद कर लोगे। तो यहाँ पे आप इसके ले लें स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपने तो टोटल 7 जो सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज आपने इस टेबल से याद करनी है। चार्जन सर्विस यहाँ पे लिखे हैं। चार्जन सर्विसेज क्या होती हैं कि चार्जन की फुल फॉर्म होती है CHAR का मतलब होता है करेक्टर। ठीक है, और GEN का मतलब है जनरेटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म चार्जन की फुल फॉर्म क्या है, करेक्टर जनरेटर। अब ये चार्जर सर्विसेज हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर स्क्रीन में कोई करैक्टर है तो उसको अगर हमने एक्सेस करना है या फिर हमने उसको मॉडिफाई करना है तो हम ये चार्जर सर्विसेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे देख लेंगे कि चार्जर की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर उन्होंने 2 सर्विसेज लिखी हुई हैं। पहली सर्विस यहाँ पे डेट फ़ॉन्ट इन्फॉर्मेशन की, दूसरे यहाँ पे टेक्स्ट मोड चार्जिंग की। तो इसकी भी ये दोनों सर्विसेज आपने एक दफ़ा देख लेनी है और ये भी आपने याद कर लेनी है दोनों सर्विसेज को। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि चार्जिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है और अगर वो पूछें उनकी सर्विसेज के बारे में तो आपने उनकी ये दोनों सर्विसेज बता देनी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ ग्राफिक्स मोड सर्विसेज हमें बताई हुई हैं। अब ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो हमने टेक्स्ट मोड सर्विसेज पढ़ी थी। ठीक है, हमने देखा था कि वीडियो सर्विसेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, एक ग्राफिक मोड सर्विसेज में और दूसरी वीडियो मोड सर्विसेज। तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो ग्राफिक मोड सर्विसेज, तो यहाँ पे एक ही सर्विस है ग्राफिक मोड के। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राफिक मोड क्या होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि टेक्स्ट मोड हमने क्या पढ़ा था कि ये स्क्रीन को डिवाइड करता है रोज़ और कॉलम में। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैंने एक बनाई होगी डायग्राम, तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को डिवाइड करना टेक्स्ट मोड का काम होता है। तो हर
बॉक्स को हम सेल कहते हैं और हर सेल का जो अपना-अपना एड्रेस होता है, ठीक है? ये जो डिस्प्ले और स्क्रीन होते हैं ये प्रोसेसर के लिए एक मेमोरी के तौर पे होती है, ठीक है? यानी ये प्रोसेसर इसको मेमोरी के तौर पे कंसिडर करता है क्योंकि यहाँ पे हर सेल का अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है और वहाँ पे फिर जाके हमारी जो भी कैरेक्टर होता है वहाँ पे जाके हमें स्टोर होता है और हमें डिस्प्ले होता है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह हम ग्राफिक मोड क्या होता है? ग्राफिक मोड पिक्सेल्स को कंट्रोल करता है। हर सेल बहुत से पिक्सेल्स को मिलके बना होता है, ठीक है? बहुत से पिक्सेल किससे मिलके एक सेल बना होता है और बहुत से सेल्स को फिर मिला के जो है वो एक स्क्रीन बनी होती है जिसमें हमें हर कैरेक्टर शो हो रहा होता है, ठीक है? तो टेक्स्ट मोड क्या करता है? स्क्रीन को रोज़ और कॉलम में डिवाइड करता है और ग्राफिकल मोड क्या करता है कि उन पिक्सेल्स को हैंडल करता है। तो ये आपने भूलना नहीं ग्राफिक मोड में और टेक्स्ट मोड को या आपने डिफरेंस याद रखना है कि क्या होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक ही सर्विस दी हुई है ग्राफिक मोड की जो कि राइट ग्राफिक पिक्सेल्स है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद करनी है अगर ये पेपर में आ जाए कि राइट ग्राफिक पिक्सेल्स की सर्विस हमें बताएं तो आपने ये एज इट इज़ लिख देना, ठीक है? तो ऊपर जो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ी है वो बायोस वीडियो सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, ठीक? तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो हम डॉस वीडियो सर्विसेज पढ़ने लगे हैं। डॉस वीडियो सर्विसेज जो होती हैं ये हायर लेवल में होती हैं बायोस की निस्बत, ठीक है? तो यहाँ पे 3 टोटल डॉस की वीडियो सर्विसेज हैं। ये भी आपने चीज़ें याद कर ली हैं। सबसे पहली है रीड कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट विद इको। दूसरी सर्विस है राइट स्ट्रिंग टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तीसरी है बफर्ड इनपुट। तो ये तीनों भी आपने चीज़ें याद कर लेनी है। सबसे पहले हमने AHS रजिस्टर को उस स्पेसिफिक सर्विस की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है? यहाँ पे भी उसकी वैल्यू सेट की गई है, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू सेट की गई है। तो ये आपने तीनों चीज़ें याद कर लेने हैं। तो यहीं तक आज हमने पढ़ना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।